प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा 9 भूगोल का अध्याय 6 जनसंख्या पढ़ेंगे। जनसंख्या में हम वो सारी बातें पढ़ेंगे जो पूरे मानव को स्पष्ट करती है, क्योंकि हम पूरे विश्व की मानव के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते। मानव अपने आप में एक संसाधन है जिसने पूरी इस पृथ्वी को सही ढंग से सजोया है, इसके संसाधनों का उपयोग करना सिखाया है, यहाँ की सारी व्यवस्था को ठीक किया है। तो उसी के बारे में आज हम अध्याय 6 में पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वह स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान था, एक टुकड़ा था, जब तक कि मानव ने उससे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करती है तो उसे आपदा कहते हैं। यानी कि ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो अनायास आती है, किसी के बुलावे से नहीं आती, ऐसी प्राकृतिक घटनाएं आपदाएं कहलाती है। बाढ़ हो, सुनामी हो, भूकंप हो, इस प्रकार की घटनाएं प्राकृतिक आपदा कहलाती है। मनुष्य ने सारे संसाधनों का उपयोग अपनी बुद्धि से करना सीखा। प्रकृति में जो घने संसाधन भरे पड़े थे, मनुष्य ने उनका उपयोग किया, इसलिए ये संसाधन के रूप में उपयोग होने लगे। सामाजिक अध्ययन की जनसंख्या एक आधारी तत्व है, एक संदर्भ बिंदु है जिसे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा इसके अर्थ एवं महत्व को ज्ञात किया जाता है। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं एवं गुणीय आवरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा इसकी विवेचना के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यानी कि इस दुनिया में संसाधनों का उपयोग भी मानव ही कर सकता है। आपदा और विनाश ये दोनों ही मानव को प्रभावित करती है। तो ये तीनों ही प्रकार की, यानी कि संसाधन, आपदा और विनाश, ये मानव के ऊपर ही निर्भर करता है। और इन संसाधन, आपदा और विनाश, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर मानवों का इस पृथ्वी के ऊपर वितरण हुआ है, जिस आधार पर इन्होंने अपना स्थान निर्धारित किया है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए ये जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं। क्योंकि मानव संसाधनों का उपयोग करता है तो वह संसाधनों के आधार पर ही अपनी आबादी बनाता है और उसके आसपास ही रहता है, क्योंकि उसको जहाँ सुविधा मिलती है वह वहीं रहता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखने के लिए हम 3 प्रमुख बातों पर आज अध्ययन करेंगे। उनमें पहली बात आती है जनसंख्या का आकार एवं वितरण, यानी कि लोगों की जनसंख्या कितनी है और वह कहाँ निवास करती है। दूसरा बिंदु आएगा हमारा जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी कि कुछ एक निश्चित समय में जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है और इस जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं, यानी कि उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता दर, व्यावसायिक संरचना और स्वास्थ्य अवस्थाएं, ये सारी इस बिंदु के अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है वह आता है जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण किस प्रकार है? अभी तक हमारे देश में केवल 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही जनसंख्या का निर्धारण किया गया है। 2021 में अब दूसरा आंकड़ा आएगा, वह अलग बात है, लेकिन अभी केवल 2011 के
आंकड़ों के आधार पर भारत की जनसंख्या 12.106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। यानी कि पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उनमें से 17.5% लोग भारत में रहते हैं। 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। यानी कि हमारे देश का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% हमारे देश में रहता है, जबकि पूरी पृथ्वी का केवल 2.4% भाग में हमारा देश फैला हुआ है। तो इस प्रकार से जनसंख्या विश्व की अपेक्षा हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, जबकि क्षेत्रफल विश्व की अपेक्षा हमारे देश का कम है। इसीलिए हमारा देश विश्व में जनसंख्या के रूप में दूसरा देश है। जनगणना एक निश्चित अंतराल में सरकार द्वारा इसे किया जाता है। ये जनगणना रहती है, हर 10 साल में इनको किया जाता है। इन चित्रों के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि शेष विश्व 82.5% और भारत 17.5, और क्षेत्रफल के आधार पर शेष 97.6 और भारत 2.4 जनसंख्या, और इस दोनों के आधार पर इसमें दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारे देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ की कुल आबादी 1.990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख की है, और लक्षद्वीप की आबादी केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 स्टेट के अंदर 5 राज्यों में निवास करते हैं। यानी कि संपूर्ण भारत की आबादी को जोड़कर देखा जाए तो 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। इनमें सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। पूरे देश की आधी आबादी इन 5 राज्यों में रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। तो यहाँ दो बातें निकल कर आती है हमारे कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अब ये क्या कारण है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग रूप से जनसंख्या रहती है और ज़मीनें इस प्रकार से रहती है, इसका क्या कारण है? तो हम देखते हैं कि घनत्व के आधार पर भारत की जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व में घनी आबादी वाले क्षेत्रों का है। अब जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको कि उस राज्य का कुल क्षेत्रफल अपॉन उस राज्य की कुल जनसंख्या, इस प्रकार से प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या आ जाती है। क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो पूरे राज्य का क्षेत्रफल अपॉन उस राज्य की कुल जनसंख्या, तो इस प्रकार से जो आंसर मिलता है वही प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या होती है, और इसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या आप जानते हैं केवल बांग्लादेश और जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश और जापान जनसंख्या घनत्व 2001 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2001 की जनगणना जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किमी, वहीं अरुणाचल प्रदेश का ये 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अब आप देख सकते हो हमारे देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का,
1102 व्यक्ति, जबकि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या घनत्व का यहाँ ये मोनोग्राम भी बनाया हुआ है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना % है, वह यहाँ दिखाया गया है। दूसरा मानचित्र आता है अपना, ये मानचित्र भारत में जनसंख्या घनत्व 2011, यानी कि जनसंख्या घनत्व 2011। तो इसमें आप यहाँ से समझते हैं, जो सबसे ग्रीन वाला है 250 से ऊपर वाले जो राज्य हैं वो सबसे ग्रीन वाला, जो तोता कलर है 251 से 500 वाले, जो पीला कलर है वो 501 से 750, जो केसरिया कलर के 751 से 1000 और 1001 से ऊपर वाले लाल कलर। तो लाल कलर में आप देखोगे ये बिहार और ये 2-3 राज्य, सिक्किम का बिहार है एक तो, और ये है। तो इस प्रकार से इन कलरों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व किस रूप में आ रहा है वहाँ पर। आगे पढ़ते हैं अपन। 2250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए, जो हम उस मानचित्र में देखकर आसानी से बता सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाओं में इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या है के लिए उत्तरदायी। किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम है, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पर विषम परिस्थितियाँ रहती है। जैसे आप मरुस्थल में चल जाओगे तो वहाँ पर पानी की कमी है, खेती बाड़ी कम होती है, उद्योग धंधों की कमी है, इसलिए लोग कम निवास करते हैं। उसी प्रकार से जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ भी यही स्थिति है। जबकि आप मैदानी क्षेत्रों में आओगे तो वहाँ पर खेती बाड़ी, रहने, उद्योग धंधे, सारी सुविधाएं होने की वजह से वहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। असम और अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले ये सारे कारण हैं। उत्तरी मैदान एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। तो हम देखते हैं कि जब मैदानी भाग है वहाँ पर अच्छी खेतीबाड़ी होती है, पानी के लिए पर्याप्त सुविधाएं होती है। इन सब कारणों से जनसंख्या घनत्व वहाँ का अधिक रहता है। दूसरा बिंदु आता है हमारा जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है और जनसंख्या परिवर्तन कैसे होता है। तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं विघटन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन 3 क्रियाओं से होता है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में परिवर्तन इन 3 कारणों से ही होता है: जन्म, मृत्यु और प्रवास। इन 3 कारणों से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? पहला बिंदु आता है हमारा कि जनसंख्या वृद्धि आखिर होती क्या है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। प्रत्येक वर्ष एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या की वृद्धि का परिणाम है। पहले से जनसंख्या, जैसे 2001 में बाद जनसंख्या 2011 में जनसंख्या घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। यानी कि 10 साल के अंतर में जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वह निरपेक्ष वृद्धि कहलाती है। हर 10 साल में हमारे देश की जनगणना होती है और उनमें जो जनसंख्या में वृद्धि प्राप्त होती है उसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। यानी कि जैसे 10 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ी और इतने लोगों पर बढ़ी, तो उसे प्रतिवर्ष में कन्वर्ट करके और फिर उसे ज्ञात किया जाता है कि प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि कितनी होती है। तो इसका ये 10 वर्ष वाला भी मोनोग्राम बना रखा है इसने,
कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से है। चलिए 1951 से 61 21.24, फिर अगले 10 साल बाद 24.8, फिर 71 91 में 24.66, फिर 23 66, इस प्रकार से 2001-21 में जनसंख्या वृद्धि हुई 17.64। बहुत अच्छी स्थिति में अब हमारा देश पहुंच चुका है। प्रतिवर्ष होने वाली की स्थिति को यदि हम देखें तो आप देख सकते हो कि प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है। इस मोनोग्राम के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। तो प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर से अर्थ है कि यदि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई, इसे वार्षिक वृद्धि कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3.610 लाख से बढ़कर 2011 में 12.100 लाख हो गई। इस सारणी में हम प्रतिवर्ष की जनसंख्या वृद्धि के बारे में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। सारणी 6.1 एवं चित्र 6.4 ब दर्शाते हैं कि 1981 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि नियमित रूप से बढ़ी थी। ये जनसंख्या तीव्र वृद्धि की व्याख्या करती है, जो 51 में 3.610 लाख से 1991 में 6.830 लाख हो गई। किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी और इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई और फिर केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1.820 लाख की वृद्धि हुई थी, जो पहले की अपेक्षा बहुत कम थी। इस प्रकार ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर में भी वृद्धि होगी तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल जनसंख्या अधिक होगी। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों और पर्यावरण के संरक्षण को निश्चय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि जारी है तथा 2.045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र हो सकता है। यानी कि भारत की जनसंख्या अगर इसी प्रकार से लगातार बढ़ती रही तो निश्चित 2045 तक हम पूरे विश्व में जनसंख्या में पहले देश बनने जा रहे हैं। तो ये एक सोचनीय प्रश्न है। हालांकि अब सरकारी प्रयास, सामाजिक प्रयास और सभी स्तर पर प्रयासों से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के 3 मुख्य प्रतिक्रियाएं जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। ये वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। यानी कि आदमी पैदा ज़्यादा होते हैं और मरते कम हैं। एक वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि का भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि सभी प्रकार की सुविधाएं, अस्पताल वगैरह आजकल अवेलेबल है, तो मृत्यु दर में कमी आई है। 1980 में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। इस प्रकार चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। यानी कि काम की तलाश में, नौकरी की तलाश में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। जिस स्थान से जाता है वहाँ संख्या कम हो जाती है, जिस स्थान पर जाकर बनाने लग जाता है वहाँ संख्या बढ़ जाती है। आंतरिक प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक प्रवास जो देश के भीतर होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो देशों के बीच में होता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि भारत का व्यक्ति भारत में है तो इससे जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक देश का भीतर जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने के प्रवास को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे सुनने में आता है कि हमारे देश में अनेक बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं,
इस प्रकार से यहाँ की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो गई। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में और होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पथ कारण प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छा जीवन को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र, लिंग, दृष्टिकोण, नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हो रही है। 1951 में कुल जनसंख्या का 17.29% नगर में निवास करता था, जो 2011 में बढ़कर 31.80 हो गया, 80 हो गया। यानी कि गांव का हर व्यक्ति विभिन्न संसाधनों को प्राप्त करने के लिए शहर में आना चाहता है। एक दशक में भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से 53 हो गई। यानी कि शहर निरंतर रूप से आगे बढ़ा है। अगला आता है आयु संरचना। आयु संरचना में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश की आयु की संरचना बनाई गई है। तो आयु संरचना वाले बिंदु को हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।